डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप हेलीकॉप्टर लेना चाहते हैं तो ऐसी 3 टेक्निक आपको मिलेंगी। उनको अगर आपने अपना लिया तो आप न केवल मात्र हेलीकॉप्टर, न केवल मात्र बड़ी गाड़ियाँ अपितु ज़िंदगी में जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। और इस इंटरव्यू में विनय कुमार पंदे साहब का एक अलग अंदाज, उनकी शायरी भी सुनने को मिलेगी, लेकिन तभी जब तक आप लास्ट तक बने रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन। अगर आपने विनय कुमार पंदे सर का पुराना इंटरव्यू नहीं देखा तो इस इंटरव्यू में आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। उतना मज़ा, उतना ज़्यादा आनंद नहीं आपको आ पाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाला है। विनय सर का जो पीछे वाला इंटरव्यू था वो जरूर सुनिए। आज फिर ज्ञान की गंगा चैट विद सुरेंद्र वत्स के व्यूअर्स के लिए बहने वाली है। 26 साल का एक्सपीरियंस 26 मिनट में आपको देने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए बहुत उत्साह के साथ में स्वागत करते हैं उस शख्सियत का जो डायरेक्ट सेलिंग में अपने एक अलग अंदाज से जानी जाती हैं। विनय सर, चैट विद सुरेंद्र वत्स में एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार व्यूअर्स। मुझे सुरेंद्र जी ने कहा कि पिछले इंटरव्यू के बाद में हज़ारों की तादाद में फ़ोन आए और दोबारा सेकंड पार्ट करे, तो सुरेंद्र जी ने कहा और हम आ गए आपके लिए। चलिए पूछिए। थैंक यू सो मच सर। पहले कुछ अच्छी चीज़ों से शुरुआत करते हैं। कुछ कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ता हूँ। अरे फिर कॉम्प्लीमेंट्स। नरेंद्र कुमार लिखते हैं, विनय कुमार पंदे सर द कोहिनूर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। टीम अवेयर ने लिखा है, ऐसा लग रहा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का सबसे धुरंधर लीडर पहली बार सबके सामने आ रहा है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हैं नहीं कहीं। नहीं। सुख रमन ने लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग के बेताज बादशाह आ रहे हैं, और ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। सरजू मौर्य ने लिखा है, आ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का प्रभुदेवा। तो आपकी पर्सनैलिटी वैसी लगती कुछ प्रभुदेवा जैसी। हम महाकाल के भक्त हैं, तो हम जहाँ जाएंगे तांडव तो मचेगा। क्या बात है, वंडरफुल सर। पिछले इंटरव्यू में मैंने बहुत कुछ एनर्जी ली आपसे, व्यूवर्स ने भी ली होगी। व्यूवर्स को मैं बताना चाहता हूँ, पीछे वाले इंटरव्यू में हमने बातचीत किया विनय सर की लाइफ के बारे में, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, अमेरिका में गए और वहाँ से डायरेक्ट सेलिंग का एक विज़न मिला, फिर इंडिया में आए और हिंदुस्तान की ऐसी वो पहली शख्सियत हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से पहला हेलीकॉप्टर खरीदा और फिर 4 हेलीकॉप्टर खरीदे, हवाई जहाज़ और 4 हवाई जहाज़ खरीदे। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे प्रश्न हैं व्यूवर्स के मेरे पास में। मैं प्रश्नों से ही शुरुआत करता हूँ। हाँ, सीधे आ जाइए। इजाज़त है? राइट, इरशाद। ये प्रश्न मैं ले रहा हूँ सर शिवेश पासवान का। अगर टीम कहना नहीं मानती तो कैसे हैंडल करें? मुझे आज तक अपनी ज़िंदगी में ये सवाल आया नहीं कभी, जब तक कि वो अपने अपलाइन का मानता हो। तुम अपने अपलाइन का मानोगे नहीं और तुम बोलते हो कि टीम मेरी नहीं मानती। तो प्रिंसिपल क्या है हमारे यहाँ, जो हम लोग यूएस से, अमेरिका से सीख के आए ना, वो प्रिंसिपल पे एकदम आज भी अड़िग है। प्रिंसिपल क्या है कि अपलाइन इज डिवाइन। आपके अपलाइन डिवाइन होते हैं। डाउनलाइंस आर लाइक चिल्ड्रन एंड क्रॉस लाइंस आर डेंजरस। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। सो नाउ व्हाट हैपन्स, क्या होता है कि हम जो सिखाते हैं लोगों को कि अपलाइन, देखो अपलाइन फिर भी इंसान है कि नहीं, आपके जैसा मेरे जैसा। अपलाइन से भी गलती हो सकती है, वो भी सीख रहा है ना। तब भी हम ये नियम बनाए रखते कि अगर आपका अपलाइन कुछ गलत कर रहा है या गलत बोला उसने कुछ, या आपको दुख दिया, ऐसा कुछ हुआ, तो आप ऊपर फ़ोन करिए, ऊपर के अपलाइन को, उसको बताइए, वो उसका इलाज कर देगा बराबर। मगर नीचे, जैसे किसी वजह से एकदम से आपकी गलती ने डांट दिया आपको, और आपके साथ आपके 2 डाउनलाइन है, और फिर वो 2 डाउनलाइन आपको बोलते हैं क्या सर, क्या अपलाइन, मतलब क्या हो गया वो हमारा, आपको ऐसा बोला और आप चुपचाप देखते रहे। सुना मैं होता ना तो सुना देता। तब आपने क्या करना है बताए,
तब आपने उसको ना, खबरदार खबरदार अगर मेरे अपलाइन के बारे में कुछ हुआ तो वो मुझे मारे तोड़े अपमान करे, वो मेरा अपलाइन है, खबरदार मेरे अपलाइन को कुछ बोला तो। और फिर आप क्या करें, ऊपर बोल दीजिए सर देखिए मेरे साथ 2 डाउनलाइन थे, वो बोलने लगे मुझे, मगर मैंने सिस्टम की मर्यादा का पालन किया। मैंने बोला खबरदार अगर मेरे अपलाइन को कुछ बोला तो, मेरे अपलाइन है वो कुछ भी कर सकते मेरे साथ, मगर साहब देखिए ये सही है क्या। फिर ऊपर वाला क्या करता है, उस अपलाइन को फ़ोन करता है जिसने अपमान किया, उसको बोलता है कि ये कोई तरीका है, ये सब मेरी गलतफहमी हो गई थी, बाद में मालूम पड़ा उसका दोस्त ने, मगर फिर भी क्या ये कोई तरीका है, उसके डाउनलाइन के सामने तुमने उसको ऐसा बोल दिया। अब जाओ उसके घर में उसकी माफ़ी मांग और गले मिल जा। सर मैं घर जाके जा, क्योंकि तू घर जाके माफ़ी मांगेंगे अकेले में माफ़ी मांगेगा, उसके बाद उसका मन हल्का हो जाएगा और वो सालों साल स्टेज पे तुम्हें भगवान बोलता जाएगा। ये है सिस्टम हमारे यहाँ, इंडस्ट्री में गंद मची है, हम क्या कर सकते, इसकी वजह से ऐसे सवाल आते हैं। तो अगर आप ऐसे रहेंगे तो आपकी टीम नहीं मानेगी, ऐसा होगा, क्योंकि आप अपलाइन की सारी बातें मानते हैं और आपकी टीम आपकी बात नहीं मान रही, ऊपर से सारे चढ़ दौड़ेंगे अपलाइन। एक ऐसी स्ट्रॉन्ग सिस्टम चाहिए आपको जीतने के लिए। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। वो कहावत है ना कि जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं शेयर करना चाहता हूँ सर। एक बार एक व्यक्ति थे, बुजुर्ग हो गए, तो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थे, कुछ उनसे अपने से कुछ होता नहीं था, तो परिवार में उनका बेटा था बड़ा, तो उसको लगा यार पिताजी बहुत परेशान रहते हैं और इनको इस परेशानी से मुक्ति दिलाता हूँ। तो वो उनको पास में नदी थी, नदी में लेके गए और नदी में ले जाके उनको बोला पिताजी चलिए आपको थोड़ा स्नान करवा के लेके आ जाते हैं। तो वो साथ में गए और जाके वो उनको थोड़ा गहरे पानी में लेके गए और गहरे पानी में ले जाने के बाद में वो उसको डुबोने वाले थे। तो उनको समझ में आ गया कि ये मुझे डुबोने के लिए यहाँ पे लेके आया है। तो उसने कहा कि बेटा रुक। तो पूछा क्या हुआ पिताजी? बोले तू मुझे थोड़ा सा और गहरे में ले जाके डुबो, तूने डुबोना है ना, थोड़ा गहरे में लेके जा डुबो। तो उसने कहा यहाँ क्यों नहीं? बोले यहाँ तो मैंने अपने बाप को डुबोया था, तू मुझे थोड़ा और गहरे में डुबो ताकि तेरा बेटा तुम्हें और ज़्यादा गहरे में डुबोएगा। तो हम जैसा करते हैं, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है साहब, वैसे ही होता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये हमारी इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत पहलू ये है सर। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये है ना, आपको मतलब अगले जन्म में परिणाम नहीं मिलते, तुरंत मिल जाते हैं। आप अपलाइन का रिगार्ड करेंगे, टीम पूरी करेगी, आप उनको कुछ नहीं मानेंगे, लोग आपको कुछ नहीं मानेंगे। तो बहुत बढ़िया अलग अंदाज में आपने जवाब दिया विनय सर। सो आगे बढ़ते हैं सर। ये प्रश्न है सर कमलेश कुमार का, एक अनजान शहर में अपना नेटवर्क कैसे बिल्ड करें? ये इंडस्ट्री में सच में पता नहीं क्या रोग है और सबको लगता है। हम अपलाइन को कह रहे थे सर, मेरा एक दोस्त है इंदौर में, वो मुझे कह रहा है अरे भाई पूना इतना क्राउडेड है, यहाँ रोज लोग सुबह उठ के दांत मांजते चाय पीते ही है, तू इंदौर क्यों जा रहा है? जिसको भी ज्वाइन करो ना सीधा बोलता है साहब मुझे आसाम में काम कर। अरे तू मुंबई में है, तू आसाम एकदम आसाम नहीं, मेरी बुआ जी आसाम में उनका, अरे तू यहाँ तो आसपास लोग है, वो तो कर। फिर अनजान शहरों में हो जाएगा नेटवर्क, क्योंकि यहाँ का आदमी वहाँ कहीं आसाम में उसका दोस्त है, समझे कि नहीं, वो वहाँ जाएगा, कुछ लोगों को बुलाएंगे, वहाँ करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता नेटवर्क बढ़ेगा। जैसे मेरा पूरे देश में है नेटवर्क, नेपाल में भी नेटवर्क है मेरा जी। तो अनजान शहर में, अरे तू पहले यहाँ पूरा करना, अपने आप चला जाएगा। हाँ, अनजान शहर में करने का तरीका है, हम करते हैं, वो हमारे यहाँ LDP में सिखाते हैं हम लोग, मगर वो लंबा प्रोसीजर है वो। मगर पहले तुम्हारा अपना शहर कहाँ खत्म हो गया है, अपने, ये सब लोगों का रोग है, मुझे भी लगा था ये रोग, तो तुम अलग नहीं हो इससे। तुम पहले ये सोचो कि मैं ये क्या कर रहा हूं, मेरे अपने शहर में इतने सारे लोग हैं, मैं वो छोड़ के अनजान शहर में क्यों? इसी शहर में अनजान लोग हैं ना भाई। दैट्स ग्रेट सर। हमारे एक मेहमान थे अल्पेश गज्जर, गुजरात से हैं। हाँ जी। तो उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने बोला कि जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की
तो मेरे पास में भी ऑप्शन थे, मैं अपने शहर में करूँ दूर करूँ, बोले मैं गुजराती आदमी, तो मैंने हिसाब किताब लगाया कि 100 किलोमीटर दूर जाऊँगा, इतना तेल लग जाएगा, इतना टाइम लग जाएगा, तो मैं अड़ोस पड़ोस से शुरू करता हूँ। और उन्होंने कहा कि मैंने अपना इनिशियल बहुत बड़ा बिजनेस अपने शहर से ही बिल्ड किया, और वो हो सकता है कहीं ना कहीं मिथ लगता है लोगों को। दैट्स ग्रेट सर। अगला प्रश्न लेता हूँ। मिस्टर राज का प्रश्न है, हम किसी को प्लान दिखाएं, 1000-1500 का कोई प्रोडक्ट लिया, अभी ज्वाइन नहीं मिला, तो उसे प्रोडक्ट किस रेट पर दें? तो ये प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि जैसे किसी प्रोस्पेक्ट से मिले, उसने ज्वाइन नहीं किया, वो प्रोडक्ट लेना चाहता है, तो उसको MRP पे दें, कुछ डिस्काउंट में दें, क्या करना चाहिए? हमेशा शर्तिया चले, आप ऐसे ही मत दे दीजिए। आप देखिए, आपको एक बात बताते हैं हम, अगर आप उसको MRP पे देंगे, अभी देखो इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट 29-30 साल हो गए हैं, नया नहीं है, मतलब ये 1998 नहीं चल रहा है, तो ये नहीं तो वो आ जाएगा उसके पास, वो देगा अगर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में, तो फिर उसको टीस रह जाएगी आपके बारे में, वो बाद में भी कभी नहीं जुड़ेगा आपको फिर, समझे कि नहीं। एक दुकान बहुत चली यूएस में, छोटे में समझाता हूँ, बहुत चली, उसका किराने की दुकान थी मॉल में, और बहुत चलती थी, बाकी दुकानों नहीं, इसके पास हमेशा भीड़ लगी थी। पता है क्यों? उसका कारण क्या? उसने अपने बच्चों को भी बोल के रखा था, जब तोलोगे ना चावल तो थोड़ा ऐसे डालना इतना कि 50 ग्राम 30 ग्राम ज़्यादा ही हो। तो वो ले रहा है 20 किलो चावल ले रहा है अगला, मगर वो 20 किलो चावल जो है उसमें वो 50-60 ग्राम ज़्यादा है, वो उसने निकाला नहीं, डाला, निकाला। सब निकालते ना दुकान में, अरे एक ज़्यादा हो गया, निकाल, कितना होगा 50 ग्राम, बेटे को बोला ठीक है कोई बात नहीं। ये जो अदा पसंद आ गई, हालांकि वो 20 किलो वाले को 50 ग्राम का पैसा मुश्किल नहीं है, ये जो अदा पसंद आ गई, धंधा फटे तक चल गया। तो मुद्दा ये है कि वो उसको दुखेगा भी उतना जो निकाल लिया। तो आप जो है उसको शर्तिया दें, मगर क्या कि देखिए, पहली बार आप ट्राई करना चाहते हैं, हमारी कंपनी की पॉलिसी नहीं है, मगर पहली बार ट्राई करना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में दे देता हूँ, ऐसे बोल के दे दीजिए। आई बात समझ? क्या बात है, बहुत बढ़िया। अमेरिका में दुकान चली तो यहाँ भी खूब चलेगी। वंडरफुल सर। लक्की का प्रश्न है, नेटवर्क मार्केटिंग में जल्द सफलता न मिलने का कारण क्या है? जल्द का डेफिनेशन, पिछली बार भी हमने वो कहा था, आपकी जल्द की डेफिनेशन क्या है? मेरे पिताजी ने इतने साल दे दिए INS शिवाजी में, फोरमैन थे, वहाँ से आगे बढ़े, BRC इंचार्ज बने, इतने साल दे दिए। आपके पिताजी ने भी, कितना पेंशन आती है उनको, कितनी तनख्वाह बनी उनकी, बनी 1 लाख तनख्वाह बनी, 2 लाख बनी, 5 लाख 10 लाख 50 लाख तनख्वाह बनी। आपको करना कितने, 5 साल में करना है, उसमें भी आपको जल्दी चाहिए। ये ऑलरेडी जल्दी है भाई, जान डाल दो, दिन के 2-3 घंटे ईमानदारी से काम करो और एक अच्छी सिस्टम पकड़ो। एक सिस्टम चाहिए तभी बन पाएगा, वरना आप कितना ही मेहनत करेंगे, वो मैकेनिज्म आपके पास नहीं है तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छी सिस्टम में काम करो, और सभी ऊपर से नीचे तक एक ही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं ऐसे लोगों में काम करो, बिजनेस होगा। जल्द, ऑलरेडी जल्द है, MLM का पैसा। और अरे यार, एक आदमी बैंकक्रप्ट हो गया, बर्तन बिक गए उसके, और MLM में फिर उसने एंट्री की, 10 महीने में पहली गाड़ी आई, और उसके 8 महीने बाद सफारी आई, उसके बाद यार उसका हवाई जहाज आया खुद का, फिर उसके अगले साल उसका बंगला हुआ, दूसरा बंगला हुआ, और 3 हवाई जहाज आए। जल्दी का डेफिनेशन क्या है यारों मेरे? सीरियस हो जाओ, अपने सपने के प्रति कमिटेड हो जाओ, जान लगा के काम करो, सब होगा। और ये सब जल्दी ही है। ये 5 साल में होता तो भी जल्दी है। हवाई जहाज मेरे 10 साल में भी होते ना, 3-3 4-4 हवाई जहाज किसके पास है क्या? 10 साल में भी होते तो भी जल्दी ही है ना यार। सीरियसली, सीधी तरह से जैसी चीजें हैं ना वैसे ही देखो, जैसी चीजें हैं ना जिंदगी में, लोग कितने पगार पे कितने सालों बच जाते हैं, जैसी है ना वैसे ही देखो ना। जल्दी कैसे काम है? मैजिक स्टिक वांड है क्या मेरे पास? सोच यार। बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन किसी ने पूछा है, सर आप टोपी क्यों पहनते हैं? हाय, हम इस नेटवर्किंग की दुनिया के एक माफिया डॉन की तरह रहते हैं। हमारा डिसिप्लिन, हमारी जो अनुशासन है, आप कभी
हमारे लोगों से मिलेंगे तो जानेंगे। मुझे बहुत चाहने वाले लोग, औरतें, लड़कियां, बच्चे, सारे लोग इतना चाहते हैं, मगर फिर भी मैं बाजू से गुजर रहा हूँ ना तो एकदम ऐसे पीछे हो जाते हैं। अरे मेरे क्या हो गया तुमको, आदमी हो, बूढ़ा हो, कोई ऐसे हो जाते, क्योंकि वो एक आपको एक मैंने एक नया अवतार लिया। इंडस्ट्री टोटल बदल गई है, तो उसमें मुझे दिखाना था कि ये देखो ये कौन आदमी है। तो हमारे जो वीडियोज़ आते हैं ना, हमारे शिष्य डालते हैं 3, 4, 5 मिनट के, उसमें सीखने जैसा कुछ नहीं होता, मगर वो वीडियो जब देखते हैं तो अरे बाप रे, ये है कौन, ये नेटवर्क मार्केटिंग में है, ये तो कोई डॉन दिखता है। हाँ। तो एक आकर्षण फैलाना कि ये कोई नया है। कितने मोटिवेशनल स्पीकर सुने और ये कोई नया ही रूप लेके धारण हुआ है, एकदम से प्रकट हुआ है। बस एक नयापन चाहते थे, और क्या। तो इसमें मैसेज ये भी है सर कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना कुछ नया अंदाज उसका हो, वेशभूषा कुछ भी, तो उसमें एक जल्दी पहचान बनती है। हर एक का अपना अपना अंदाज होता है, वो चाहता है कि थोड़ा कुछ नया करो, पर बेसिकली मेनली क्या गड़बड़ वहाँ नहीं है, यहाँ तक जाने की बात नहीं, क्योंकि नीचे के लेवल पे जाओ ना तो लोग जो है कि दाढ़ी बड़ी है, इधर उधर से बड़ी हुई है, वीडियो देने के लिए इधर आए हुए हैं, टी शर्ट पहन के आए हुए हैं, और हमको लगा था उसको देख के बाद में बोलने को, आ गया ना स्वाद है, ऐसी दाढ़ी इधर से बड़ी, टी शर्ट ये वो। तो लोग क्या है ना, उनको जब बोलते हैं ना तू प्लान नहीं, सारे वो मेरा दोस्त है, मैं एकदम से सूट में जाऊंगा तो वो हंसने लग जाएगा। नहीं हंसेगा, नहीं हंसेगा वो तुम जब एक कोई अपॉर्चुनिटी दिखाने आ जा रहे हो, प्रॉपर सूट में जा रहे हो, कॉन्फिडेंट दिखोगे, और फिर तुम जब प्लान दिखाओगे ना, शूज में जीन पहन के, टी शर्ट पहन के मत जाओ, शूज में प्रॉपर शर्ट पैंट पहन के जाते हो, एक ब्लेजर टंगा दिया और दिखाते हो ना प्लान, तो वो देखता है कि प्रकाश मेरा यार बचपन का दोस्त था, एकदम क्लीन शेव्ड है, या तो शेव है तो पूरी क्लीन की, इधर इधर भी बाल है, इधर भी बाल है, ऐसा नहीं यार, ये तो रूप ही बदल गया। वो मिलते ही बोलेगा यार तू तो एकदम बदल गया है। अरे ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है मेरे दोस्त, मैं तुझे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं तेरे पास लेट पहुँचा हूँ, चल समझते दोनों मिलके करेंगे, ज़बरदस्त काम करेंगे। वो लगेगा ना उसको कुछ तो इसके पास ऐसा आया हुआ है कि ये पहले वाला नहीं रहा, तो ये मुझे भी कुछ तो भी ऐसा दे सकता है कि मैं भी पहले वाला नहीं रहूँगा। नहीं, मगर नहीं साहब, वो बचपन का है ना दोस्त, बचपन का है ना, रह फिर वैसे, जितना टाइम तेरे को वेस्ट करना है कर ले, और फिर बाद में पूछ कभी सुरेंद्र साहब के साथ चैट, सब जल्दी का तरीका बताइए ना, जल्दी कर ले, सूट पहन ले, दाढ़ी रोज करना सीख ले। इंसान में और बकरे में एक फर्क होता है कि बकरे को पता नहीं होता है दाढ़ी कैसे करनी है। हाँ यार, बदल ले यार। एवरीबडी वॉन्ट्स टू विन बट नोबडी वॉन्ट्स टू चेंज। वेरी ट्रू। हाउ कैन यू विल विन? वंडरफुल सर। लास्ट प्रश्न ले रहा हूँ सर, विजेंद्र नाथ जी का प्रश्न है। सर, आपने यूएस जाकर इतना अच्छा नॉलेज लेके इतना बड़ा काम किया, हवाई जहाज़ खरीदा, लेकिन वो तो आपका है, ऐसा कोई टेक्निक दीजिए जिससे भारत का हर नागरिक हवाई जहाज़ में BMW ले आए। भारत का हर नागरिक उसका जो सपना है ना उसके हिसाब से काम करेगा, ये पहली बात समझ ले। फॉर एग्जांपल, हम जब सपना लिखवाते हैं ना डाउनलाइन से, तो उसका अपलाइन बैठा है, हम घूम रहे हैं ऐसे समझो, ग्रुप मीटिंग्स में लिखवा लो, एक हमने उनको दे दिया प्रयास, करिए चलिए। तो फिर वो बोल रहा है मैं इंडिका लूँगा, तो ये उसको अरे क्या इंडिका, इन्हों तो लिखना, तो हम उसको पीछे से मारते, अबे तेरा सपना है वो सपना उसका है। तू बोलेगा अपलाइन बोल रहा है इसलिए इंडिका लिख देगा, और डेट भी तू बोलेगा वैसे लिख देगा, मगर वो सपना उसको हिलाएगा नहीं अंदर से, क्योंकि उसका सपना ही नहीं वो, उसको तो इंडिका चाहिए थी। इतनी बड़ी गाड़ी कभी मिलेगी उसको, नहीं लगता मुझे मिलेगी, उसको इंडिका मिलेगी ऐसा लग रहा है, इंडिका ही लिख। तो जबरदस्ती जहाज, सब लोगों को जहाज, जिसका सपना है ना तुम्हारा है, मिलेगा। इस बिजनेस में बहुत कम लोग कामयाब होते हैं, क्योंकि वो लोग जो करना चाहिए वो करते नहीं, छोटी छोटी चीज़ें करनी होती है, दिन में 2 ही घंटा निकालना होता है, जो सिस्टम के स्टेप्स है जो फॉलो करने होते हैं, कोर के स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, घर का अपना 2000 BV जो हम करते हैं, कोर BV उतना करना होता है, वो करते नहीं। तू 50 का माल ले, है पैसा इसके पास, वो ले लेगा, अरे ऐसा नहीं करते,
ऐसा नहीं करता। ये सब तरीके हैं, इसलिए मैं कहता हूँ इंडस्ट्री में गंद मची हुई है, इसमें से निकालने की अंदर से इतनी तमन्ना है कि इसको बदल दूंगा मैं इस इंडस्ट्री को। ये जो सवाल है ध्यान से सुनना, मैं चाहता हूं आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं और सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, आप में से 77% लोग डायमंड जा सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं, डायमंड से भी ऊपर। कैसा लगेगा आप में से 77% जाए तो? और मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूं, वेरी साइंटिफिक, साइंस ने प्रूव की बात। उससे पहले मैं आपको समझाता हूं एक बात बेसिकली, कि आपको प्रॉब्लम क्या है ना, मैं गहरे में जा रहा हूँ, गहराई में घुस रहा हूँ अभी। आपको प्रॉब्लम क्या होता है ना, आप सोचते कि मुझे लाखों करोड़ रुपए मिलेंगे, पता नहीं यार, मुझे कहाँ इतने पैसे, मेरा बाप तो स्कूल टीचर है, मैं तो यहाँ 5,000 रुपये के भाड़े में से रहता हूँ, मुझे कहाँ इतने लाखों, ये मन में आपके आता है। मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मैं कोई करोड़पति का बेटा नहीं हूँ। तो मैं खुशखबर देने आया हूँ आज जो बात करने आया हूँ वो पूरी इंडस्ट्री में 1959 से लेके आज तक किसी ने नहीं बोली आपको, क्योंकि मैं चिंतक हूँ, मैं साधक हूँ। आपको भी ये कहना चाहता हूँ, आपको अपन किसी रेस में घोड़ा जितवाना है अपना, तो अच्छा घोड़ा खरीदेंगे, लेकिन अच्छा घोड़ा खरीदेंगे आप, मेरे रेस में जितना ही चाहिए। बीच में खच्चर वाला आ गया, गधे वाला आ गया, सर वो बहुत महंगा है, ये देखो सस्ता है ना, लेंगे क्या आप? नहीं ना लेंगे। क्यों? कि वो खच्चर एलिजिबल नहीं है घोड़े की रेस में जीतने के लिए। पूछो पूरी दुनिया से, कितने करोड़पति बापों के बेटे डायमंड गए? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिर कौन गए डायमंड? वही जो 30-40 रुपए किराए के घर में रहते थे, कभी ड्रग एडिक्ट थे, कभी स्कूल टीचर का बच्चा थे, यही सारे लोग डायमंड गए। तो आप एलिजिबल है, आप उसी में से। यू आर एलिजिबल मैन, यू आर एलिजिबल। आप करोड़पति बाप के बेटे नहीं ना, इसलिए सोचते मैं कहां से पैसा कमा सकूं। अरे ये बिजनेस ही ऐसा है, वहां करोड़पति का बेटा डायमंड नहीं हुआ है। आप एलिजिबल ग्रुप है, चाल में रहता है, मजदूरी करता हूं, स्कूल टीचर हूं सर, 20,000 तनख्वाह पे हूं सर, छोटा सा घर है सर, स्कूटर भी सेकंड हैंड ली साहब, ऐसे ही लोग डायमंड जाते। एलिजिबल है आप, आ गया ना स्वाद। अब देखिए 77% के आईबीएम में एक कंपनी ने एक बड़े डॉक्टर को बुलाया था, साइकोलॉजिस्ट था वो, और उस डॉक्टर ने कहा 77% लोग जो है कामयाब हो सकते हैं अपने से, अगर 3 साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस किए तो। 3, ये बड़ी गंभीर बात है, ये आपको यहां हिंदुस्तान में किसी ने नहीं बोली है, मैं यहां बैठ के बोल रहा हूं, नहीं बोली है। तो उसमें पहले क्या करना पड़ता है कि आपको आपके थॉट प्रोसेस को रिफ्रेम करना पड़ेगा। जिस थॉट प्रोसेस से आप चलते आए ना, इसलिए आपका बैंक बैलेंस वो है जो है। तो वो बैंक बैलेंस बढ़ाना है अगर आपको, तो वो थॉट प्रोसेस को जो है ना रिफ्रेम करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है ना, साइंस ने प्रूव किया है, द ब्रेन डजंट एक्सेप्ट फैक्ट्स नहीं एक्सेप्ट करता ब्रेन। आपका ब्रेन जो है वो जो तथ्य है, वस्तुस्थिति है, वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो स्वीकारता नहीं है। आप जो सोचते हैं वो स्वीकारता है। साइंस ने ये प्रूव किया है कि मौत का डर किसी को प्रोत्साहित नहीं करता है। करता है क्या? मौत का डर किसी को प्रोत्साहित नहीं करता है। तो फिर उसको प्रोत्साहित, मोटिवेट नहीं करता है, तो फिर उसने क्या करना चाहिए? एक खुशहाल जिंदगी के लिए उसने सोचना चाहिए कि मैं ठीक हो जाऊंगा और मैं मेरे बच्चों को लेके यहाँ घूमने जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। तो ब्रेन क्या ले रहा है? ब्रेन एक्सेप्ट करता है जो आप सोचते हैं। आप अगर सोचते हैं कि हाँ मैं मर जाऊंगा तो फिर हमारे बच्चों को क्या होगा, तो फिर सोचिए साहब, आप मर ही जाएंगे ना। ब्रेन ने एक्सेप्ट कर, आपके ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया सर कि आप हवाई जहाज लेंगे। कैसे नहीं होगा? फिर कैसे नहीं होगा? आपके ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तो मर जाऊंगा, तो फिर कैसे नहीं, क्या करोगे आप? मर ही जाओगे ना। ब्रेन ने पूरा एक्सेप्ट कर लिया। तो फैक्ट्स जो है ना वो ब्रेन लेता नहीं,
मगर हमको बचपन से कहते आए, हम जब बचपन में कहते थे पापा पापा मैं 7 घोड़ों वाला बंगला लूंगा, तो अले ले 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 करते थे। बड़े हो गए, बड़े होने के बाद हम बोलते एक दिन यार मर्सिडीज लूंगा मैं, एक दिन यार मैं पेंट हाउस लूंगा, बड़ा मेंशन लूंगा। तो क्या लोगों ने कहा, वाह व्हाट अ ड्रीमर यू आर। बोला क्या बोला, ग्रो अप, अब मैच्योरिटी आने दे, मैच्योरिटी आने दे, चिंता कर, भविष्य की चिंता कर। ब्रेन देखिए, ध्यान से सुनिए, वो ब्रेन उसको चिंता करने को लग गया ना, तो ब्रेन चिंता में चला जाएगा। उसकी जगह वो वरिंग इज व्हाट, वरिंग इज प्लानिंग व्हाट मे गो रॉन्ग। चिंता करना मतलब प्लान करना कि मेरी जिंदगी में क्या बुरा हो सकता है। एंड ड्रीमिंग मीन्स व्हाट, वो प्लान करना कि मेरी जिंदगी में क्या अच्छा हो सकता है। तो ब्रेन ये लेता है जो आप सोच रहे हो। तो ब्रेन अगर वो लेता है ना कि जो आप नहीं यार मेरा एक दिन बंगला होगा, एक दिन मेरी गाड़ी होगी, अच्छी सी गाड़ी होगी, ये जब सोचते रहोगे तुम, तो ब्रेन आज क्या है वो देखता नहीं। वो ऐसा हाल हो गया है कि चिंता करना यानी मैच्योरिटी, चिंता करना मैच्योरिटी, एंड ड्रीमिंग यानी इमैच्योरिटी। इसमें से निकलो, इसमें से निकलो, निकलो निकलो निकलो। ये ड्रीमिंग मैच्योरिटी या चिंता करना इमैच्योरिटी, ड्रीमिंग जो है इमैच्योरिटी, चिंता करना मैच्योरिटी, ये दोनों चीजें है ही नहीं, क्योंकि इन दोनों चीजों का भविष्य से संबंध है। भविष्य, ड्रीम जो है वो भविष्य बंगला होगा, भविष्य से संबंध है, तो वो इररिलेवेंट हो जाती है, क्योंकि अभी तो है ही नहीं, वो न गाड़ी है न वो मर गया है, वो भविष्य में मर गया। तो बात समझे, ये साइकोलॉजिकल है, काफ़ी साइकोलॉजिकल है। तो आप जब ड्रीम करते हैं शायद मेरी ज़िंदगी में क्या अच्छा होगा, मेरी एक गाड़ी आएगी, 2 साल में गाड़ी तो पक्का आएगी, 3 साल में एक बड़ा मेंशन नहीं तो एक पेंट हाउस तो 3 बेडरूम का आएगा, ये सोचते हैं ना, तो फिर ब्रेन उसको एक्सेप्ट करता है और फिर आपसे वैसे काम होते हैं जो होने चाहिए। मगर आप चिंता करते मुझे लोग जुड़ेंगे क्या, ऐसे जियोगे, सपनों से उमंगों से भर जाओ, ब्रेन उसको एक्सेप्ट कर लेगा। फिर जब वो एक्सेप्ट कर लेता है तो ये हो गया फर्स्ट थिंग कि रिफ्रेम किया। सेकंड थिंग मैकेनिज्म चाहिए। अब इस चेंज थॉट प्रोसेस को मैकेनिज्म चाहिए, एक वर्ल्ड वाइड प्रूवन सिस्टम चाहिए कि वो सभी लोग एक ही सिस्टम में काम करने वाले हैं। कोई अलग अलग कुछ निकाल रहा है, कोई यूट्यूब सुनता है, वहाँ जाके फिर स्टेज पे भाषण देता है, फिर बाद में उसका ही भाषण दूसरे स्टेज पे देखो तो और कोई किसी की यूट्यूब सुन के वो उसका भाषण देता है उसको। ऐसे अलग अलग तरीके से नहीं होता बिजनेस। लोग मोटिवेट हो जाएंगे, अच्छी थी कहानी इसलिए, मगर फाइनली करना क्या है जो हम सिखाते हैं ज़मीन पे उतर के, वो जो है सिखाने वाला चाहिए आपके पास। इस तरह से ये दूसरा होगा मैकेनिज्म, वो चाहिए। आपको मिल सकता है, आपकी कंपनी में मिल सकता है, वो चाहिए। तीसरी बात क्या है उसके बाद में कि रेडिकल चेंज। रेडिकल चेंज, कैसा चेंज? रेडिकल चेंज। जल्दी चाहिए ना, तो रेडिकलाइज हो जाइए। ये एक डॉक्टर ने IBN में कहा है, ये साइंस को उसको बैक कर रहा है। रेडिकल चेंज चाहिए आपके अंदर, इससे नहीं होता देखता हूं। और रेडिकलिज्म चाहिए। मगर हमारे यहाँ क्या होता है ना कि आपने कोशिश की, कुछ लोगों ने आप में से, कि वजन कम करने की, तो हम क्या करते हैं पूरी दुनिया में, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में, हम क्या करते हैं कि लगा दिया जिम, 15,000 भर दिए, वॉटेवर जो भी 6,000 हो गए भर दिए। पहले दिन गए तो 15 मिनट दौड़े वहाँ, फिर बाद में फ़ोन आया और फिर फ़ोन में म्यूज़िक चल रहा है तो बाहर गए, फिर बाद में गर्म पानी से नहा लिए, चले गए घर पे। फिर डाइटिंग करना है तो डाइटिंग क्या क्या करना है सर कर दिया। फिर दूसरे दिन आए, आधा घंटा किया, आधा घंटा करने के बाद में फिर वापस फ़ोन पे लग गए और चले गए। फिर क्या हो गया बाहर, अरे सैराट बिरयानी, अरे जबरदस्त बिरयानी सुना मैंने, सैराट बिरयानी, चलो आज के दिन खा लेते, थोड़ा खा लेते आज, चलो। फिर बाद में क्या होता है, महीने के बाद क्या होता है, 500 ग्राम भी वजन कम नहीं हुआ साहब आपका। मतलब जिंदगी तो नरक बना ही दी हुई है आपने, थोड़ा सा खा लेते, फिर बाद में फिर सब्जी खा लेंगे, सैलेड खा लेंगे, मतलब जिंदगी को तो नरक तो बना ही लिया तुमने, और वजन भी कम नहीं हुआ।
फिर सब कुछ लुटा के होश में आया तो क्या मिला? रेडिकलाइज हो जाओ। 5 बजे सुबह से 7, 2 घंटा। पहले दिन 2 घंटा नहीं, पहले दिन जाएंगे हम, चलते रहेंगे, स्लो चलते रहेंगे, चलेंगे पौना घंटा चलेंगे, फिर बाद में कुछ उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो स्पीड बढ़ाएंगे दूसरे, मगर जल्दी से जल्दी 10वें दिन 2 घंटा पूरा एक्सरसाइज, पूरा स्ट्रिक्ट डाइट। नहीं, कितना भी अच्छा लगे कुछ भी हो, मुझे जो डाइट दिया है डॉक्टर ने मेरे को वही खाऊंगा, और बस उसके अलावा मेरे को अगर भूख नहीं लगनी चाहिए, इसलिए फिर मैं खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पी लूंगा 2 लीटर, या फिर फल रख दूंगा कि वो खाऊंगा, मगर नहीं खाऊंगा, नहीं, जाओ गई भाड़ में बिरयानी। फिर क्या होगा? होता है ना, फिर 1 महीने में अरे 8 किलो वजन कम हो गया। वो रेडिकल चेंज चाहिए। मगर हम क्या है ना, हम मॉडरेशन में जीते हैं पूरी दुनिया में, हाँ, इंडिया में नहीं, मॉडरेशन में, हाँ, थोड़ा थोड़ा करते, थोड़ा थोड़ा करते। अपलाइन बोलता है 15 प्लान दिखाने हैं 30 दिन में, हाँ करेंगे ना, आहिस्ता, अभी तो आए ना, करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, थोड़ा थोड़ा। फिर बीच में जाए टुक करके पूछेंगे जल्दी कैसे काम हो सकते, अबे थोड़ा 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 नहीं, 15 प्लान दिखाएंगे बोला ना प्लान में, महीने में 15, 30 दिखाऊंगा, 30 शुरू प्लान 30 दिखाऊंगा प्लान। जा, क्या करना है, बोलो बोलो क्या। मुझे पूछा मेरे अपलाइन ने कि अगर तुम ये सोचते हो कि तुमको 5 लाख, उस समय पे 5 लाख मैंने बोला था महीने कमाने, उस अभी के समझ लो 1 करोड़ रुपए, 1997 के बाद यूएस में। तो उसने बोला फिर उसके लिए जो मैं बोलूँगा करें क्या? बोले ये जो प्रोडक्ट है हमारे, वो प्रोडक्ट सब तुम जो हमारे पास है वो सब घर में रख सकोगे, इस्तेमाल करोगे हर महीना कोर बन के, और बाकी तुम फेंक दोगे। तो मैंने कहा बाकी क्यों फेंकू, क्यों? वो मैं किसी को दे दूंगा, मतलब अभी भी वहां लगा हुआ है तुम्हारा, वो जब तक तुम फेंक नहीं देते ना, नहीं थोड़ा डिटर्जेंट पड़ा, तुझे 5 लाख रुपया चाहिए महीने का, और थोड़ा डिटर्जेंट पड़ा है, मैं नहीं फेंक दूंगा, ठीक है कोई बात, 2 दिन में 1 प्लान दिखाऊंगा। ये सब रेडिकलाइजेशन से किया मैंने। रेडिकल हो जाइए आप। मैंने फेंक दिया एक्चुअली, वो नहीं फेंक दे, बीवी ने कहा फेंक क्यों रहे हो, नहीं फेंक दिए, बोला अपना ने, और फेंक दिया मैंने। आपको मैं महाकाल की कसम खा के एक बात बताता हूँ, एक बार मैं अपना बर्थडे भूल गया कोल्हापुर में, कई गवाह है इसके, कोल्हापुर में बर्थडे भूल गया मैं, और मैं हमारे कंपनी की टूथपेस्ट लाना भूल गया, या दौरे पे था तो कहीं कहीं रहेगी। अब मैं बोला यार होटल में टूथपेस्ट पड़ी थी, महाकाल की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने नमक मंगवाया, नमक से मांजूंगा दांत, सलाद नहीं लूंगा टूथपेस्ट से, मेरी कंपनी की लूंगा, दांत मंजेंगे तो मेरी कंपनी की टूथपेस्ट से, नहीं तो नमक से मांजूंगा। इस तरह से रेडिकलाइज हो जाओ, कैसे नहीं आते फिर हवाई जहाज। ये है वो तरीका। रिफ्रेम करो, आपको एक जबरदस्त सिस्टम चाहिए, मैकेनिज्म चाहिए उस रिफ्रेम थॉट को, और बाद में आपको ये रेडिकल चेंज करना पड़ेगा। अगर आपकी जिंदगी में लाखों रुपए महीने के आने वाले हैं तो आप नहीं करेंगे। लोग ना मुझे कई बार पूछते हैं कि आपको लोग नो बोलते तो क्या करते, और लोग नो बोलते तो लोग जो करते वो मैं नहीं करता। अरे यार ये हो जाता था यार, सेल्स में है ये हो जाता था, बहुत अच्छा होता था यार, और उसने ये बोला, ये सब सोचने का वक्त, ये सोचने का वक्त मैंने नए आदमी को प्लान दिखाने में लगा दिया, इसलिए मैं जीता। तो भूल जाओ, लिविंग, यू हैव टू मास्टर द आर्ट ऑफ लिविंग। ये आर्ट ऑफ लिविंग मेरा है, सुश्री रविशंकर जी का नहीं। LEAVING, सुरेंद्र जी। द आर्ट ऑफ लिविंग। इफ द प्रोस्पेक्ट इज नेगेटिव, यू डोंट वांट हिम, यू डोंट वांट हिम मैन। हमको ही तू नहीं चाहिए, तू अगर नेगेटिव है हमको ही नहीं चाहिए तू। इफ द प्रोस्पेक्ट इज नेगेटिव, वी डोंट वांट हिम। लीव हिम, गो फॉरवर्ड, नेक्स्ट, शो द प्लान। नहीं मगर अरे छोड़ उसको, पीछे क्या देखता है, बारात देखता है तेरे बीवी बच्चों के सपने, तेरे सपने। तू नहीं चाहता कि तेरी बीवी जिस गहने पे हाथ रख दे, उस तेरे बच्चे के स्विट्जरलैंड जाना है, चाहे मैं साल में 3 बार घूम रहे विदेश, नहीं तू नहीं चाहता तेरी मर्सिडीज एस क्लास आए, नहीं चाहता। उसके लिए इतना सा करना है बस, रेडिकलाइज हो जाओ, दीवानों की तरह काम करो, आप सब जीतेंगे। वाह, वंडरफुल सर।
ज़बरदस्त विनय सर, आपने वो तरीका बता दिया जिस तरीके पे चल के BMW आ सकती है, हेलीकॉप्टर्स आ सकते हैं, सब कुछ आ सकता है। Wonderful। यकीनन। और ये जो खजाना था ये आपने हमारे व्यूवर्स को दिया सर, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद विनय सर। पिछली बार भी समय कम पड़ गया था, अब भी घड़ी हमें इजाज़त नहीं दे रही और अब तक मुझे लग रहा है बहुत लंबा इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड किया है। फिर एक बार दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद। और मैं एक चीज़ और आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ, पता नहीं कब मौके मिलेंगे, हम लोग इस चैनल के माध्यम से अपना ज्ञान लोगों तक देंगे, लेकिन आपके पास जो ज्ञान है ना सर, वो यूनिक है। कोशिश कीजिए उसको किसी न किसी रूप में उन लोगों तक भी पहुँचाइए जो लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपसे इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन उनके पास में अगर धर्म संकट में डाल रहे हैं। नहीं कीजिए सर, शुरुआत कीजिए। वो मतलब ज्ञान हम है क्या ना, है ना, हम सिंगर भी रहे तो हम थोड़ा सा संवेदनशील है, वरना हम कठोर बिजनेसमैन है। इस बात आदमी की बात में इतनी मिठास है यार, फोन का नाक और मुझे नहीं लगता है ये आप आदमी कीजिए सर, एक्चुअली डिजर्व करते हैं लोग। आपने जो ये साइंस बताई ना कि भाई किसी भी चीज़ को पाने के लिए वो जो आपने कनेक्ट किया 3 चीज़ों से, वो अल्टीमेट चीज़ है सर। वो ऐसा एक प्रैक्टिकल नॉलेज लोगों को चाहिए। लोग करते तो हैं लेकिन वो टेक्निक से उस सिस्टम को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक मिसिंग है। प्रोग्राम की एंडिंग सर आपके कुछ शेयरों से करेंगे। आप ने पिछले इंटरव्यू में बताया था अपने बारे में कि आप लिखते भी हैं, आप गाते भी थे, आप रियाज करते थे पानी में खड़े होके। अभी क्या है, रियाज छूट के हो गए पता नहीं कितने साल, 30-35 साल, तो पता नहीं, मतलब आपको पता चल जाएगा कि खंडर कभी बड़ी बुलंद इमारत होते थे। बुलंद नहीं, इमारत वो तो कमेंट्स करेंगे ना सर लोग, आप गाइए, देखिए नीचे झड़ी लगती है। ये एक हम अपनी गज़ल है, उसके 2 ही शेर गाएंगे और थोड़ा सा कसूर पतियाला की गायकी का भी अंदाज आपको। ये आपके लिखे हुए हैं? हाँ, ये दोनों शेर मेरे हैं। मेरे शेर खान साहब ने गाए, गुलाम अली साहब ने, ये नहीं दूसरे। धनी धनी धसा सागम गसनी सागम गसनी समगम गसनी समगम धम गम गसा निसदनी निध मा गम ग धनी धनी सा। दिल ने मेरे सुकून के लिए सॉरी दिल ने मेरे सुकून के लिए क्या कहीं अभी, दिल ने मुझे सुकून दिलाने के लिए क्या बात कह दी। दिल ने मेरे सुकून के लिए क्या कहीं अभी, दिल ने मेरे सुकून के लिए क्या कहीं अभी। पहली बार जब दिल टूटा था ना, तब की बात है ये जी। दिल ने मेरे सुकून, एक हमारे कॉलेज के सामने एक बड़ा हाईवे था और वो हाईवे से वो ट्रक आया और मुझे एक मेंढकी से बड़ा प्यार हो गया था। वो मेंढकी जो है वो मर गई तो मैं दिल टूट गया मेरा। दिल ने मेरे सुकून के लिए, क्या बात बताऊं सुरेंद्र जी, घुटने के नीचे तक उस मेंढकी के बाल थे साहब। दिल ने मेरे सुकून के लिए क्या कहीं अभी, कि टूटा जरूर हूँ मैं, टूटा जरूर हूँ मैं, हाँ बिखरा नहीं अभी। क्या बात है। टूटा जरूर हूँ मैं, हाँ बिखरा नहीं अभी। वंडरफुल, अद्भुत, क्या बात। शुक्रिया। इसमें भी पॉजिटिविटी झलकती है, एक मैसेज। वो हमारा कैरेक्टर है। वाह,
कि टूटा जरूर हूं मैं, बिखरा नहीं। वो हमारा एक नेटवर्क बिल्डर का कैरेक्टर वैसा होना चाहिए, अंदर से that's great. ना ये टूटेगा मगर बिखरना मत। सो थैंक यू सो मच विनय सर, आपके कई सारे अंदाज हमने एक इंटरव्यू में देखे। जल्दी मुलाकात होगी, फिर हमारे व्यूअर फिर एक बार तालियां बजाएंगे, खुशियों के गीत गाएंगे, बहुत सारे कमेंट्स आएंगे। सो एक बार फिर दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद विनय सर। बहुत बहुत शुक्रिया, मगर ये पता नहीं कब मिलेंगे। जल्दी मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। चलिए, थैंक यू। आप आवाज़ दें, शायद सो ये थे विनय कुमार पंडे साहब, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 26 साल का अनुभव कुछ मिनटों में आपको देने का प्रयास किया। इस वायदे के साथ में विदा ले रहे हैं, अगली बार फिर मिलेंगे। अगर आप इस प्रकार की बड़ी पर्सनैलिटीज़ से मिलना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो हर मंगलवार को रात 8 बजे अपने अलार्म में लगा के रखिए। हर एपिसोड आपको एक ऊर्जा देगा, एनर्जी देगा। ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नोट्स बनाइए, लिखिए, उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।